सोचो एक ऐसा इंसान जो कि दुनिया का सबसे पहला बिलियनियर हो सकता था, जिसका दिमाग जमाने से 100 साल आगे की सोचता था। वो ये चाहता था कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए मुफ्त में बिजली मिले, बिना किसी वायर के और बिना किसी बिल के। और उसी आदमी को जिंदगी ने इतने झटके दिए, उसे जमाने से इतना ज्यादा धोखा मिला कि उसने अपनी आधी जिंदगी गुमनामी और अंधेरे में बिता दी। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े विजनरी जीनियस में से एक निकोला टेस्ला की। अब देखिए, आज से करीब 170 साल पहले साल 1856 में यूरोप का एक देश है क्रोएशिया, जिसमें एक छोटा सा गांव है स्मिलियान। उसमें एक आदमी रहता था मुलितिन टेस्ला नाम का, और उनके घर में एक दिन 10 जुलाई 1856 को जन्म होता है निकोला टेस्ला का। अब टेस्ला के जो फादर थे वो चर्च के एक प्रीस्ट थे, और मदर डूगा जो थी वो एक हाउसवाइफ थी जिन्हें मैकेनिकल गैजेट्स बनाने का शौक था। अब टेस्ला की माँ लुका जो थी वो एजुकेटेड तो नहीं थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और क्रिएटिव थी। तो शायद इसीलिए निकोला हमेशा ये कहते थे कि मेरी याददाश्त, मेरी सोच, सब कुछ मेरी माँ का दिया हुआ है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिंदगी बहुत ही जल्द एक गहरा जख्म देने वाली थी, क्योंकि जब वो 7 साल के थे तब उनका बड़ा भाई डेन हॉर्स राइडिंग करते वक्त एक एक्सीडेंट में मारा गया। इसीलिए इस एक्सीडेंट ने उन्हें जिंदगी भर का ट्रॉमा दे दिया। और इसके बाद साल 1861 में टेस्ला ने स्मिलियान के प्राइमरी स्कूल से अपनी पढ़ाई को शुरू किया। फिर 1 साल बाद उनका परिवार गॉस्पिक शिफ्ट हो गया, और फिर साल 1870 के आते आते वो ना अपने स्कूल में किसी जीनियस बच्चे से कम नहीं थे, क्योंकि वो एडवांस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेते थे। और उनका माइंड इतना शार्प था कि उनके प्रोफेसर्स को ये लगता था कि शायद वो पढ़ाई में चीटिंग करते हैं। अब शक होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने 4 साल के कोर्स को 3 साल में ही कंप्लीट कर लिया था। और ना ये वही टाइम था जब टेस्ला के फिजिक्स के प्रोफेसर क्लासरूम में इलेक्ट्रिसिटी के डेमोन्स्ट्रेशन को दे रहे थे। और उस लेक्चर के बाद टेस्ला के दिमाग में ना सवालों का ऐसा तूफान आया कि उस कमाल की फोर्स के बारे में जानने के लिए वो और भी ज्यादा क्यूरियस हो गए। तो जहां एक तरफ निकोला के सपनों ने नई उड़ान भरी, वहीं दूसरी तरफ उनकी जिंदगी मौत से दो हाथ करने जा रही थी, क्योंकि साल 1873 में हैजा नाम की एक महामारी फैली थी जिसने बहुत लोगों की जान ली थी। तब निकोला को भी हैजा हो गया और वो 9 महीने तक उस बीमारी से लड़ते रहे। और उसी वक्त निकोला के पापा ने उनसे ये वादा किया था कि अगर वो अपनी बीमारी से ठीक हो जाते हैं तो वो उनका एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा देंगे। हालांकि निकोला के पिता कभी भी ये नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कुछ और बने, क्योंकि वो उसे अपने जैसा एक पृष्ठ बनाना चाहते थे। और इसी वादे के बस कुछ ही दिनों बाद निकोला ने मौत को हरा दिया, और ठीक होने के बस 1 साल बाद उन्होंने साल 1875 में ग्रास के इंपीरियल रॉयल टेक्निकल कॉलेज में अपने स्कॉलरशिप की पढ़ाई को शुरू कर दिया। और जब इंपीरियल कॉलेज में उनका सेकेंड ईयर चल रहा था ना, तब वो एक कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए। अब हुआ ये था कि उनके एक प्रोफेसर थे जेकब पोशेल, जो कि एक दिन क्लास में एक इलेक्ट्रिकल मोटर का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे। तब निकोला ने अपने ही प्रोफेसर को एडवाइस देने की गलती कर दी, और उन्होंने प्रोफेसर को यह कह दिया कि मोटर में कम्यूटेटर की कोई जरूरत नहीं है, जो कि उनके प्रोफेसर को पसंद नहीं आया। और देखते देखते कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उनकी पढ़ाई पे भी इसका बहुत बुरा असर हुआ, और सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि अपने लास्ट ईयर के आते आते निकोला को गैम्बलिंग और जुए की आदत लग गई, जिसके बाद क्लास में टॉप मारने वाला सबसे होनहार स्टूडेंट जो था वो कॉलेज आना बंद कर देता है, अपने परिवार वालों से बात करना बंद कर देता है। और उस वक्त ना एक अफवाह भी फैली थी कि उन्होंने नदी में डूब के अपनी जान दे दी है, लेकिन सच तो कुछ और ही था, क्योंकि वो उस वक्त किसी भी तरह से प्राग के चार्ल्स फर्डिनेंड यूनिवर्सिटी पहुंचना चाहते थे ताकि वहां पे एडमिशन ले सके, जिसके लिए उन्होंने अपने अंकल से पैसे ले लिए और 1880 में प्राग के लिए निकल जाते हैं। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जब तक वो उस यूनिवर्सिटी पहुंच पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और साथ ही साथ उन्हें ग्रीक और चेक जैसे लैंग्वेज का भी कोई नॉलेज नहीं था, जो कि एडमिशन के लिए जरूरी था, क्योंकि वहाँ के जो कुछ सब्जेक्ट्स थे वो उन्हीं भाषाओं में थे। इसीलिए उन्हें वहाँ एडमिशन नहीं मिला। लेकिन फिर भी उन्होंने बिना किसी डिग्री के सिर्फ नॉलेज को पाने के लिए वहाँ के कुछ लेक्चर्स को अटेंड किया। और उसी बीच पढ़ाई करते वक्त उन्हें ना कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, जिसकी वजह से वो न चाहते हुए भी प्राग को छोड़ के बुदापेस्ट के लिए निकल जाते हैं।
और वहां पहुंचने के बाद बुदापेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज में एज अ चीफ इलेक्ट्रिशियन के तौर पे काम करते हुए उन्होंने वहां की कई इक्विपमेंट को रिपेयर किया और साथ ही साथ उन्होंने वहां पे एक नए टेलीफोन रिपीटर को बना लिया। लेकिन बदकिस्मती से उन्हें उसका पेटेंट नहीं मिला, इसीलिए वो किसी भी तरह से ना उस जगह से निकलना चाहते थे। और लकीली इसके एक साल बाद साल 1982 में उन्होंने एडिसन की कंपनी कॉन्टिनेंटल को ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद उन्हें पूरे यूरोप में भेजा गया ताकि वो एडिसन की कंपनी के डीसी लाइटिंग के सिस्टम को रिपेयर कर सके। अब सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि तभी उस वक्त स्ट्रासबर्ग जर्मनी के ना एक स्टेशन में एक प्रॉब्लम हो जाती है। वहां पे एक लाइटिंग प्रोजेक्ट था जिसका स्विच ऑन करते ही उसमें शॉर्ट सर्किट होता था, जिससे वहां की दीवारों में क्रैक आ चुका था। तब उस प्रोजेक्ट को संभालने के लिए टेस्ला को वहां पे भेजा गया। तब उन्होंने वहां पे 1 साल तक बिना तनख्वाह के काम किया और लगे हाथ उन्होंने अपने पहले एसी इंडक्शन मोटर के प्रोटोटाइप को बना लिया, जिसने वहां पे परफेक्टली काम करके दिखाया। और काम के खत्म होने के बाद जब वो पेरिस के लिए निकलने वाले थे, तब उन्हें लगा कि अब उन्हें स्ट्रासबर्ग से जरूर कुछ न कुछ बोनस मिलेगा, जिससे वो बहुत सारे एसी जनरेटर्स और मोटर्स को बनाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि बोनस देने की जगह पे उन्हें एडिसन के मैनेजर से ये सुनने को मिलता है कि अमेरिका जाओ और वहां ट्राई करो। फिर 28 साल के निकोला अपने सपनों और अपने डिजाइन के साथ अमेरिका के लिए निकल जाते हैं। फिर 1884 में जब टेस्ला अमेरिका पहुंचे, तब उनके जेब में बस कुछ ही सिक्के थे। और इन सब के बाद जब उन्हें एडिसन के वर्कशॉप में नौकरी मिल गई, तब उन्होंने ना एक चैलेंजिंग टास्क की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अब हुआ ये था कि साल 1884 की बात है, एसएस ओरेगन नाम का ना एक ब्रिटिश पैसेंजर शिप था, जो कि उस वक्त ना अपनी स्पीड के लिए काफी मशहूर था। और उसी शिप में लगे एडिसन की कंपनी के बनाए हुए बड़े बड़े इलेक्ट्रिक जनरेटर्स और इलेक्ट्रिक बल्ब्स थे, जो कि उस शिप को रात में रोशन रखते थे। लेकिन जब एक दिन वो शिप न्यूयॉर्क के पोर्ट पे पहुंचा, तब अचानक से उसके जनरेटर ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद रिपेयरिंग के लिए उसे एडिसन के वर्कशॉप में भेजा गया था। और लकीली उस वक्त टेस्ला उसी वर्कशॉप में मौजूद थे, तो उन्होंने ना एक पूरी रात को लगा के उस शिप के जनरेटर पे काम किया। और अगली सुबह जब एडिसन उस वर्कशॉप में आते हैं, तो क्या देखते हैं, टेस्ला उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तब उन्होंने टेस्ला को $50,000 देने का वादा किया, अगर वो उन जनरेटर्स को ठीक कर पाए और पहले जैसा बना पाए तो। और इसके बाद टेस्ला ने दिन रात एक करके उन जनरेटर्स को ठीक करके ही दिखाया। और जब पैसे देने की बारी आई, तो एडिसन ने भी हंसते हुए कह दिया कि अरे मैंने तो मजाक किया था, तुम अमेरिकन के मजाक को नहीं समझते हो क्या। और ये सुनते ही निकोला का भरोसा टूट गया। उन्हें इतना बड़ा झटका लगा कि जैसे मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। और इसके बाद होने के लिए बचा क्या था, उन्होंने एडिसन की वो नौकरी छोड़ दी। और इतने बड़े सदमे के बाद भी अल्टरनेटिव करंट बनाने का और मोटर्स को बनाने का जुनून ना अभी भी उनके अंदर जिंदा था, क्योंकि इसके बाद उन्होंने टेस्ला लाइटिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत की। और नए इन्वेस्टर्स के भरोसे पे उन्होंने न्यू जर्सी में एसी पावर्ड लाइट्स को लगा दिया। लेकिन एंड मोमेंट पे इन्वेस्टर्स ने पैसे देने को मना कर दिया, अरे यहाँ तक कि उनके पेटेंट्स को छीन लिया। और इसके बाद टेस्ला सड़कों पे आ गए। और एक टाइम तो ऐसा भी आया जिस दिन सिर्फ $2 कमाने के लिए वो दिन भर सड़कों पे गड्ढा खोद रहे थे। और हालातों ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया था कि उन्होंने ये काम भी करके दिखाया। तो ना एक बार सोच के देखो, एक इतना बड़ा जीनियस और ऐसा हाल। लेकिन मुसीबत चाहे कैसी भी क्यों ना हो, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और साल 1887 में निकोला ने फिर से एक नए सफर की शुरुआत की। अब यह हुआ था एल्फ्रेड ब्राउन और चार्ल्स पेक के साथ एक नई कंपनी को शुरू करके, जिसका नाम टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी रखा गया, जिसमें निकोला ने अपना खुद का एक नया इंडक्शन मोटर बनाया, जिसका पेटेंट उन्हें 1 साल बाद 1888 में मिला। और उनका यह नया इनोवेशन इलेक्ट्रिक मोटर्स की दुनिया में एक नई क्रांति लाने वाला था। और तभी उस वक्त उस रेवोल्यूशनरी मोटर पे उस वक्त के एक बड़े बिजनेसमैन की नजर पड़ी, जिसका नाम जॉर्ज वेस्टिंग हाउस था, जिन्होंने पहले ही नजर में ये समझ लिया था कि ये मोटर ही आने वाले टाइम में मार्केट का फ्यूचर होगा। तो उन्होंने बिना किसी देरी किए टेस्ला कंपनी में इन्वेस्ट करने का फैसला किया और $60,000 दे के उन्होंने कंपनी में अपने लिए शेयर्स खरीद लिया। और उन्होंने उस मोटर के पेटेंट्स को खरीदा और खुद मोटर्स का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया। और हर मोटर के बिकने पे एक फिक्स रॉयल्टी देने का वादा भी किया, जिसके बाद जॉर्ज को ना टेस्ला की टेक्नोलॉजी मिल गई और निकोला कंपनी भी फाइनेंशियली सिक्योर हो गई।
और अब आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि टेस्ला कंपनी में इन्वेस्ट करके जॉर्ज ने ना एक ही तीर से दो निशाने साधे थे। पहला तो उन्हें टेस्ला का टेक चाहिए था, और दूसरा जॉर्ज की जो कंपनी थी ना वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिकल, वो इस डील के पहले अमेरिका में अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर से ना कई सालों तक कम्पीट कर रही थी, लेकिन उन्हें कुछ खास सक्सेस नहीं मिल रही थी। और वो सामने वाली जो कंपनी थी, गेस कीजिए किसकी कंपनी थी? एडिसन की डीसी टेक्नोलॉजी, जिसे छोड़ के टेस्ला खुद आए थे। इसीलिए टेस्ला कंपनी में इन्वेस्ट करना जॉर्ज के लिए ना एक वाइज डिसीजन बन गया। और इन सब के बाद सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि तभी जॉर्ज की कंपनी वेस्टिंगहाउस पे ना एक फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। मतलब एडिसन के ना कुछ सपोर्टर्स थे जिन्होंने वेस्टिंगहाउस पे लीगल और बिजनेस लेवल का प्रेशर बनाना शुरू किया। इसके बाद जॉर्ज की कंपनी को पैसे की सख्त जरूरत पड़ी, और उन्हें यह पता चल गया था कि अगर उन्होंने टेस्ला को रॉयल्टी देना बंद नहीं किया तो उनकी कंपनी बंद हो जाएगी। और दूसरी तरफ यही कंडीशन टेस्ला के सामने भी आके खड़ी हो गई, क्योंकि वो भी इस बात को जानते थे कि अगर जॉर्ज की कंपनी बंद होती है तो इसी के साथ एसी टेक्नोलॉजी का भी अंत हो जाएगा और उनका सपना भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ वेस्टिंगहाउस को बचाने के लिए उन्होंने लाखों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दिया। इन शॉर्ट उन्होंने अपनी रॉयल्टी की कुर्बानी दे दी। तो मेरे हिसाब से ना ये निकोला टेस्ला का सबसे बड़ा बलिदान था। मतलब उन्होंने खुद की कमाई को छोड़ के दुनिया को रोशनी देने का जो सपना है ना, उसे जिंदा रखा था। और सच कहूं तो उनकी प्रॉब्लम सभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान तो मैनहट्टन में उनका इंतजार कर रहा था। क्योंकि 13 मार्च 1895 को उनके मैनहट्टन लेबोरेटरी में एक बहुत बड़ी आग लगी थी, जिससे उनके टेस्ला कॉइल से लेके वायरलेस लाइटिंग की डिजाइन, ये सब कुछ जल के राख हो गया। तो सोचो उनकी सालों की मेहनत, सारी की सारी रिसर्च बस एक ही रात में तबाह हो गई। मतलब उस वक्त उन पे क्या गुजरी होगी, क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में। लेकिन घबराना नहीं दोस्तों, निकोला ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उन्होंने पता है उस रात को क्या कहा था कि वो फिर से जीरो से सब कुछ स्टार्ट करेंगे और ये सब फिर से बनाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें ये सब कैसे बनाना है इसका पूरा प्रोसेस अच्छे से पता था। और फिर साल 1899 को टेस्ला ने कोलोराडो स्प्रिंग में एक नई शुरुआत की। उन्होंने उस रात पता है क्या देखा कि आसमान में ना तेज बिजली चमक रही थी। तब उनके दिमाग में ना एक आइडिया आया और उन्होंने ये फैसला किया कि वो भी अब खुद की बिजली बनाएंगे, वो भी अपने टेस्ला कॉइल को यूज करके। तो अब आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये टेस्ला कॉइल क्या है। तो वो ना एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर था जो कि कम से कम वोल्टेज के करंट को लाखों करोड़ों वोल्टेज में बदल सकता था, जिससे आसमान में चमकने वाली बिजली को किसी भी लैब में बनाया जा सकता था। और उनका ना बस एक ही सपना था कि वो किसी भी तरह से पूरी दुनिया को फ्री में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते थे, बिना किसी वायर के और बिना किसी पोल के। और इसी सपने को सच बनाने के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड पे वार्डन क्लिफ टावर को बनाने की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें फंडिंग की जरूरत पड़ी। तो उस वक्त ना जेपी मॉर्गन जो थे वो अमेरिका के सबसे बड़े बैंकर्स में से एक थे। तो निकोला ने फंडिंग के लिए उन्हें अप्रोच किया। तब मॉर्गन ने उन्हें $1.5 लाख तो दिए थे, लेकिन ये सोचा था कि टेस्ला के इनोवेशंस का यूज करके हम रेडियो सिग्नल्स को बना सकते हैं और वायरलेस कम्युनिकेशन के जरिए बहुत सारे पैसों को कमा सकते हैं। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है गुलियेल्मो मार्कोनी की, जो कि एक इटालियन इन्वेंटर थे और काफी लंबे समय से टेस्ला के काम को स्टडी कर रहे थे। तब 1901 में पता है क्या हुआ? 1901 में मार्कोनी ने अटलांटिक ओशन के उस पार अपनी जिंदगी का पहला रेडियो सिग्नल सक्सेसफुली भेजा था, जिसके बाद जेपी मॉर्गन काफी इंप्रेस हुए और बाद में उन्होंने टेस्ला की फंडिंग को रोक दिया, क्योंकि एक तरफ मार्कोनी का सिस्टम सस्ते और चीप मैकेनिज्म के साथ रेडियो सिग्नल भेज रहा था और वहीं दूसरी तरफ टेस्ला का जो सिस्टम था ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, और तो और वो फ्री में पावर देने का मॉडल बनाना चाहते थे। इसीलिए मॉर्गन ने फंडिंग को रोक दिया था और पैसों की कमी की वजह से वार्डन क्लिफ टावर का काम अधूरा रह गया। और बाद में सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि उस टावर को मेंटेन करना टेस्ला के लिए मुश्किल होने लगा और धीरे धीरे वो टावर बस एक सुनसान जगह बन के रह गया। और इन सब के कुछ सालों बाद जब साल 1917 में पहला वर्ल्ड वॉर चालू था ना, तब यूएस गवर्नमेंट को ये लगा कि इस टावर का इस्तेमाल जर्मनी के जासूस छिपने के लिए कर सकते हैं। तो इसी चक्कर में यूएस गवर्नमेंट ने डायनामाइट लगा के उस पूरे के पूरे टावर को ही उड़ा दिया और इसी टावर के साथ टेस्ला की पूरी लाइफ की रिसर्च, उनके नोट्स और उनका सपना सब मिट्टी में मिल गया। तो
शायद इसी वजह से 1920 के आते आते निकोला डिप्रेशन में जाने लगे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ने उन्हें ना इस तरीके से जकड़ लिया कि होटल के बिल्स को देने के लिए उन्होंने अपने पेटेंट्स को गिरवी रख दिया। और इन सब के बाद जब साल 1937 में उन्हें एक टैक्सी ने टक्कर मारी थी जिससे उनकी पसलियां टूट गई थी, जिसके बाद पता नहीं क्यों वो डॉक्टर के पास नहीं गए और उन्होंने अपने लिए बाय चॉइस उसी दर्द में जीना चुन लिया और सालों तक न्यूयॉर्कर होटल के रूम नंबर 3327 में रहते हुए 7 जनवरी 1943 को उनकी सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया। और बाद में FBI के आने के बाद पता क्या चलता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था जिससे उनकी मौत हो गई। इसीलिए एक बार सोच के देखो, एक ऐसा जीनियस आदमी जो कि इस पूरी दुनिया को मुफ्त में रोशनी देना चाहता था, उसने अपनी आधी जिंदगी अंधेरे में क्यों बिताई? क्या उनका अकेलापन ही उन्हें खा गया या फिर पर्दे के पीछे के बड़े नाम, उनका पैसा और पावर्स के भूखे बिजनेस टाइकून्स ने उन्हें इतना तोड़ दिया कि वो फिर कभी हिम्मत जुटा ही नहीं पाए? लेकिन फिर भी देखा जाए तो हर बार टेस्ला ने अपनी पूरी ताकत से हर रुकावट का सामना डट के किया। इसीलिए उनकी ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे आपके सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो, उनके लिए लड़ने की हिम्मत ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। और अब आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना। और अगर निकोला टेस्ला की ये स्टोरी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।